क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि लोग बीमार हों और उनकी दवाएं ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, क्योंकि उनके लिए तो ये व्यापार है और करोड़ों अरबों रुपए का उनका व्यापार चलता है इस दवाई के माध्यम से। इसीलिए वो कंपनियां नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी संस्था भारत के अंदर पनपे जिससे बीमारियों का इलाज। और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। तो साथियों, 2 अप्रैल को आप सबने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों में भी आपने देखा और अखबारों में भी आप सबने पढ़ा होगा कि 2 अप्रैल को बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से फटकार लगाई, आप सबने देखा। तो यानी कि आज का विषय यही है कि बाबा रामदेव ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि जिनको इस प्रकार से उनको यानी कि कोर्ट ने उनको फटकारा। कोर्ट में हाथ बंद करके भी खड़ा होना पड़ा। ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर वैसे बहुत सारी पोस्टें थी जिसमें बोला गया था कि बाबा रामदेव हाथ बंद करके खड़े हैं। यानी कि ऐसा उन्होंने क्या किया था जिसी को लेकर के है, और ऐसा वो कौन सा कानून है जिस कानून के तहत उनका ये मामला अपराध में आता है। तो यानी कि ये मामला यानी कि जब हमारे देश के अंदर जब कोरोना महामारी का जब समय था, दौर था, उस दौरान बाबा रामदेव ने एक दवाई का निर्माण किया था कोरोनिल के नाम से, और उस कोरोनिल का उन्होंने प्रचार किया भाई ये कोरोना बीमारी को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। लेकिन उसका जो हमारे अंग्रेजी दवाई निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियां ने उनको चैलेंज कर दिया था कोर्ट के अंदर। तो जब वो ये मामला चला और ये मामला चलने नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश में बाबा रामदेव को यह आदेश दिया गया कि आप अपनी दवाइयों का प्रचार नहीं कर सकते मीडिया के माध्यम से, नहीं अखबार के माध्यम से। तो ऐसा उनको आदेश दिया गया था कोर्ट के अंदर। तो बाबा रामदेव फिर उसके बाद उनका ये प्रोसीजर चलता रहा, लेकिन वो प्रचार करते रहे टीवी के ऊपर भी, अखबारों में भी। तो उसी को लेकर के दोबारा से फिर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबा रामदेव को जो आदेश दिए थे भाई वो प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो बाबा यानी कि कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये मामला इसी को लेकर के दोबारा से कोर्ट के अंदर गया। तो उसी की सुनवाई थी, पहले 19 मार्च की थी। 19 मार्च के बाद फिर 21 मार्च को बाबा रामदेव को कोर्ट में बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। तो अब जो 2 अप्रैल को जो तारीख थी, तो उस 2 अप्रैल की तारीख पर उनको किस प्रकार से आप सबने देखा, मीडिया में भी देखा और सबने देखा कि यानी कि बाबा रामदेव को यानी कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कैसे फटकार लगाई गई और वो हाथ बंद करके माफीनामा भी उन्होंने दिया, लेकिन कोर्ट ने वो स्वीकार नहीं किया, दोबारा से फिर तारीख लगा दी। यानी कि ये मामला क्या था कि ऐसा कौन सा अपराध है कि हमारे देश के अंदर एक कानून है 1954 का, एक कानून है जिसका हवाला दे करके यानी कि बाबा रामदेव को के ऊपर ये कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया था। यानी कि 1954 का कानून है। वो 1954 का कानून क्या है? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 भारत की संसद में पास एक कानून है जो भारत में दवाओं के विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। यह जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाओं और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। यदि कोई संस्था नियम नहीं मानता तो ये एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। तो यानी कि इस कानून के अंदर क्या है कि भाई यानी कि कोई भी संस्था, आप समझिए जो आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं, ये बाबा रामदेव का ही मामला नहीं है साथियों, क्योंकि ये हर उस यानी कि संस्था से जुड़ा हुआ है जो भी ये आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं जो, और आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली संस्थाओं के लिए है कि वो ऐसा विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकते, यानी कि वो अपने विज्ञापन के माध्यम से वो प्रचार नहीं कर सकते। भाई ये कानून यानी कि देश के अंदर ये गलत कानून क्यों है साथियों? इसका लाने का मकसद यानी कि 1954 में ये कानून क्यों लाया गया? क्योंकि ये कानून लाने का मकसद ये था कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश की जो सभ्यता, जो संस्कृति है, और उसको यानी कि जो हमारे यानी कि आयुर्वेद है, जो प्राचीन पद्धति हमारे देश के अंदर थी जिसके माध्यम से बीमारियों का इलाज किया जाता है आयुर्वेद के माध्यम से, तो उसे समाप्त करने की एक प्लानिंग थी इस कानून को बनाने की। और उसी के माध्यम से ही बाबा रामदेव को आपराधिक यानी कि अपराध माना गया इस कानून के तहत, क्योंकि उन्होंने अपनी दवाई का प्रचार किया सोशल मीडिया के ऊपर,
टीवी के ऊपर, अखबारों में, तो उसी को लेकर के उसी कानून के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। साथियों, अब सोचने का विषय ये है कि ये कानून खतरनाक क्यों है हमारे देश के अंदर। खतरनाक इसलिए है कि आप देखिए, बाबा रामदेव ने ऐसी बहुत सारी यानी कि बीमारियों का इलाज किया है। आप सब जानते हैं, इसके लिए आप सब जानते भी हैं, और शायद हो सकता है कि आप में से भी कई ऐसे साथी हों जिनको बीमारियों का इलाज किया है बाबा रामदेव ने। और बाबा रामदेव ने तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना ही दवाइयों के कारण, बिना ही दवाइयों से उनको खत्म कर दिया। कैसे? क्योंकि ऐसे योग के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को समाप्त कर दिया। तो इसीलिए यानी कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा रामदेव के योग को देख करके उन्होंने योग करना शुरू किया, और ऐसी ऐसी बीमारियां थी जो उनके शरीर में, और वो सारी बीमारियां उनकी दूर हो गई योग के माध्यम से। तो उन्होंने तो बिना दवाई से ही बीमारियों को ठीक करने का प्रयास किया है बाबा रामदेव ने। और ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनकी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं योग के माध्यम से। तो अब ये जो अंग्रेजी दवाओं का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, अब उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि लोग बीमार हों और उनकी दवाएं ज्यादा से ज्यादा बिकें, क्योंकि उनके लिए तो ये व्यापार है, और करोड़ों अरबों रुपए का उनका व्यापार चलता है इस दवाई के माध्यम से। इसीलिए वो कंपनियां नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी संस्था भारत के अंदर पनपे जिससे बीमारियों का इलाज और बिना दवाई के इलाज हो, इसलिए क्योंकि उनका तो सारा का सारा कारोबार ठप हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस कानून का सहारा लेकर के, जो 1954 के अंदर ये जो कानून बनाया गया था, इस कानून का सहारा लेकर के उन लोगों ने बाबा रामदेव के ऊपर यह मुकदमा दायर किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी कानून का हवाला देते हुए, यानी कि इसी कानून के अनुसार उनको फटकारा बाबा रामदेव को। तो यानी कि ये देखिए, ये कैसा कानून है कि एक व्यक्ति जो इलाज करता है बहुत खतरनाक बीमारी, यानी कि इस कानून के तहत यानी कि 50 से अधिक ऐसी बीमारियां हैं, यानी कि इन बीमारियों का प्रचार करने से ये कानून रोकता है। हार्ट अटैक, बहरापन, अंधापन, बांझपन, मोटापा, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर, पथरी, अल्सर और लकवा, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, यानी कि इनका बीमारियों का इलाज करना, जिससे यानी कि जो एलोपैथिक दवाई हैं, उन एलोपैथिक दवाइयों से, एलोपैथिक सिस्टम से इन बीमारियों का इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसा असंभव बीमारी लगती है इनको एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी गुणवत्ता है कि जो आयुर्वेद इस प्रकार की बीमारियों का इलाज कर देता है। ऐसे बहुत सारे केस देखने में देश के अंदर आते हैं कि जिनका जो अंग्रेजी दवाई होती है उनसे उनका इलाज नहीं हो पाता, लेकिन जो आयुर्वेद की दवाई होती है उन आयुर्वेद से उनका इलाज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केस देखने में मिलते हैं और सुनने में भी आते हैं। तो ये, और हो सकता है कि आप सबके आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा मामला जरूर हुआ होगा। तो ये आयुर्वेद यानी कि ये जो इंग्लिश दवाई यानी कि अंग्रेजी दवाई का निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, ये आयुर्वेद को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, क्योंकि ये प्राचीन पद्धति, जो हमारे भारत की जो प्राचीन पद्धति है, इस पद्धति को समाप्त करना चाहते हैं, और आयुर्वेद को ये आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, और आयुर्वेद को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये करोड़ों की इनका व्यापार चलता है एलोपैथिक दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती हैं। तो इसीलिए बाबा रामदेव के ऊपर यह केस किया गया था, और ये सारा का सारा मामला था। तो यानी कि गारंटी के साथ बाबा रामदेव इलाज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लाखों लोगों का इलाज भी किया है उन्होंने, और आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन उनका कानून था जिसके कारण बाबा रामदेव अपराधी माने गए, तो ये कानून गलत हुआ ना। तो अब आप ही विचार कीजिए, क्या ये कानून गलत नहीं है? भी एक व्यक्ति बीमारियों का इलाज कर रहा है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर सकता कि भाई मैं इन बीमारियों का इलाज करूंगा, और गारंटी के साथ, जो गारंटी भी देता है कि मैं गारंटी के साथ इलाज करूंगा, लेकिन वो इसका प्रचार नहीं कर सकता। यानी कि देखिए हमारे देश के अंदर कैसा कानून हमारे देश के अंदर बना हुआ है कि यानी कि इंग्लिश दवाइयों का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए उनको तो पूरी छूट दी गई। उनके लिए एक संस्था बनाई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस, यानी कि एक ऐसी संस्था यानी कि जिसके अंदर 3 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर हैं, और इस संस्था का निर्माण किया गया। और इसी IMA ने ही बाबा रामदेव के अंदर यानी कि कोर्ट के अंदर ये याचिका लगाई थी।
तो यानी कि ये है तो हमारे यानी कि इंडियन मेडिकल इसके अंदर नाम, लेकिन जो हमारे भारत की जो पद्धति थी यानी कि इसी संस्था ने हमारी भारत की पद्धति को समाप्त करने का काम किया है। योग को समाप्त करना चाहते हैं और आयुर्वेद को समाप्त करना चाहते हैं ये। तो ये है साथियों पूरा का पूरा मामला, और ये बाबा रामदेव से ही जुड़ा हुआ मामला नहीं है। क्या आप कभी सोचते हो कि ये बाबा रामदेव का मामला है? बाबा रामदेव का मामला नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर जो आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे देश के अंदर संस्थाएं हैं, लेकिन ये उन सारी संस्थाओं के ऊपर ये कानून लागू होता है क्योंकि वो ये प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये विज्ञापन नहीं दे सकते, इसका प्रचार नहीं कर सकते कि हम इस प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं। तो देखिए कैसा कानून है हमारे देश के अंदर। पर विचार करना चाहिए सरकार को कि भाई इस कानून में थोड़ा यानी कि कुछ परिवर्तन किया जाए, आयुर्वेद को समाप्त, क्योंकि ये जो कानून लाया गया था 1954 के अंदर, इनका मकसद था कि हमारे देश के अंदर जो हमारी प्राचीन पद्धति है जिसके माध्यम से बीमारियों का इलाज किया जाता था, योग के माध्यम से या आयुर्वेद के माध्यम से, उस पद्धति को समाप्त करने का एक षड्यंत्र था इस कानून को ला करके हमारे देश के अंदर। और इंग्लिश दवाइयों को प्रचार प्रसार करने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए यह कानून लाया गया था हमारे देश के अंदर। तो दोस्तों अब आप बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या ये बाबा रामदेव के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फटकार लगाई गई है, क्या ये सही लगाई गई है? और जो ये हमारे देश के अंदर जो 1954 का जो ये कानून है, क्या ये कानून सही है कि भाई एक व्यक्ति यदि किसी बीमारी का इलाज करता है और वो उसका प्रचार भी नहीं कर सकता, तो क्या ये कानून सही है हमारे देश के अंदर जो 1954 में ये जो कानून बनाया गया था? क्या इसके अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से वीडियो में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें।